हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलिए लेके आए हैं आज हम फिर से आपके साथ एक नए वीडियो, एक एनर्जी भरा क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बेटा बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपके लिए एक नया सुनहरा सा ऑफ़र है आपके लिए, जिसमें ना आपको कोई पैसे खर्च करना है और ना ही आपको किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करना है बच्चों। तो हमारा ये जो वीडियो है बेटा, ये आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नीट के बारे में। बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, पैसों का इशू है और जो भी इशू है उसके कारण से जो है वो नीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, बायोलॉजी लॉन्चर आपके साथ है और बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है ना। तो आज से हमारा जो सेशन है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है। 7:30 शाम डेली हमारा सेशन रहेगा, लाइव सेशन रहेगा। इस सेशन को आप ज्वाइन कीजिए और अपना बायोलॉजी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो उसे आप सॉल्व कर कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनिमेटेड वीडियो के साथ आपको हम लेक्चर पर देंगे। और उसके साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे बायोलॉजी लॉन्चर करके ग्रुप भी बना रहा हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पीपीटी का नोट्स रहेगा वो मैं बिल्कुल आपको वहाँ शेयर कर दूँगा। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए हम अवेलेबल रहेंगे और डॉट सॉल्व करके भी देंगे, आपका डीपीपी टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ लेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बदले में आपका चाहिए तो मुझे प्यार चाहिए, प्यारा सा लाइक चाहिए, शेयर चाहिए और बिल्कुल आपको एक एनर्जी वाला क्लास मिलेगा। तो चलिए बच्चों, मैं शुभंकर झा, आपका प्यारा सा टीचर, आपका बायोलॉजी को लॉन्च करने वाला टीचर, आ गए हैं नीट का कोर्स लेके आपके यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड मीन्स क्या होता है बेटा, ये समझो सबसे पहले। तो लिविंग एनी वर्ल्ड, लिविंग का मीनिंग तो आपको भी पता है कि जो ज़िंदा है, लेकिन हम कैसे माने कि जो पर्सन है वो ज़िंदा है। ठीक है ना। तो यही चीज़ आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्टडी करने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं कि लिविंग में कौन आते हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहला जो कंटेंट है व्हाट इज़ लिविंग, सेकेंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड फोर्थ है टैक्सोनॉमिकल ऐड। अब ये टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या है और ये चारों कंटेंट क्या है उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो व्हाट इज़ लिविंग, यानी लिविंग हम किसे बोलेंगे, इसे हम कैरेक्टराइज करेंगे बेटा। इसे तो जनरली हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जब आप नीट करने जाओगे तो उसमें आपको एक एक कैरेक्टर को डिफाइन करना रहेगा, एक एक कैरेक्टर को आपको समझना रहेगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे डाइवर्सिटी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो यही चीज़ें हमें क्या करना है, पढ़ना है। और टैक्सोनॉमिकल ऐड यानी जब हम किसी एनिमल्स को, किसी प्लांट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं ऐड का। ऐड मीन्स व्हाट, जो हमें हेल्प करेगा। चाहे हम बॉटनिकल गार्डन में चले जाएं, चाहे हम जूलॉजिकल पार्क में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, और जो भी चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं, हेल्प लेने वाले हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल ऐड बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ बेटा हम पढ़ेंगे। और आपको बता दो बेटा कि इस चैप्टर में से नीट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क के आते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन सिर्फ कितना रहेगा, एक रहेगा। तो घबराने की बात नहीं है, आपके एनसीईआरटी में जो है उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देन बेटा लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसे कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम कैरेक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सेंसिटिविटी है,
तो ये सब एक कैरेक्टर हो गया बेटा, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स हो गया है। इन्हीं सब चीज़ों को हमें क्या करना है, आज एक एक करके स्टडी करते जाना है, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए कि हम क्या हैं और किस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। बेटा जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं और इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें बेटा पढ़ना है यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में एक एक चीज़, ठीक है ना। व्हाट इज़ लिविंग, ये एक कंसेप्ट हो गया। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एक कंसेप्ट हो गया। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसे भी हम बोलते हैं, इसे पढ़ना है हमें। और टैक्सोनॉमिकल ऐड है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आज के चैप्टर में, आज के जो लेसन है, इसमें हमारा क्या लेने वाले हैं हम, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि सीधा सीधा शब्दों में बोला जाए तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उससे पहले का जो भी कंसेप्ट है आपका, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ लिविंग, ये हम क्या करने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। तो लिविंग हम किसे बोलेंगे बेटा, ये समझो आप। तो लिविंग हम उसे बोलेंगे बेटा जो क्या हो, सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। अगर हम किसी को लिविंग बोल रहे बेटा तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास सेल होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो अगर सेल है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, लिविंग, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और फैक्टफुल बातें बताता हूँ। आपने वायरस के बारे में सुना है ना, आपने वायरस के बारे में सुना है, ठीक है। तो वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये कौन सी बात होगी, या तो आप लिविंग बोलो उसको, या नहीं तो आप उसे नॉन लिविंग बोलो। नहीं 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 नहीं, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही हम उसे लिविंग बोलेंगे, ना ही हम उसे नॉन लिविंग बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका वायरस है ये नॉन लिविंग और लिविंग है ना, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में है। दैट मीन्स कि ना वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों, तो इसका कारण क्या है बेटा, तो इसका कारण ये है कि इस बेचारे के पास एक चीज़ नहीं है, और वो क्या है, तो वो है सेल, ठीक है ना। इसके पास एक चीज़ नहीं है जिसके कारण से हम उसे लिविंग नहीं बोल सकते, और वो क्या है, सेल। उसके पास डीएनए है, उसके पास आरएनए है, वो एक पैरासाइट है, होस्ट के सेल में जाके एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसके पास सेल नहीं है इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यानी कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो लिविंग को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, लिविंग को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कैरेक्टर के बेस पे बताएंगे कि यस यू आर लिविंग और नॉट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, किसी चीज़ को सेंस करने की एबिलिटी है जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, इंटरेक्शन बोलते हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होगा, कुछ नया बनेगा, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म, या फिर सेल्फ रिप्लिकेशन एबिलिटी है, खुद के डीएनए को खुद डिवाइड करेगा, खुद के सेल को खुद डिवाइड करेगा। तो उस केस में हम उसे क्या बोल सकते हैं कि यस यू आर बिलोंग्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ये सब फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो बेटा इन्हीं सब में हम आज के जो फीचर्स लेने वाले हैं वो ग्रोथ। तो ग्रोथ मीन्स व्हाट बेटा, है ना, ग्रोथ का मतलब क्या होता है ये समझो बेटा। तो ग्रोथ में देखो ये एक सेल था, ये आगे चल के डिवाइड हो गया, 2 सेल बना लिया, ये आगे चल के डिवाइड हुआ, दे आर फॉर्मिंग 2 सेल्स, है ना। तो ये जो सेल था ये क्या था, मदर सेल्स था। ये जो 2 सेल्स फॉर्म हो गए, ये कौन से सेल फॉर्म हो गए, ये डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सेल डिवाइड हुआ है ये आगे चल के इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर साइज, नॉट ओनली इंक्रीजिंग द नंबर बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द साइज, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर कॉमनली देखा जाए कि वहाँ पे एक सेल तो होंगे नहीं, 50 होंगे, 5 लाख होंगे, 5 करोड़ होंगे, या 5 बिलियंस होंगे, या मिलियंस बिलियंस होंगे जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, एंड दूसरा क्या हो रहा है वहाँ पे, तो उसका मास, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, दैट इज़ द ग्रोथ, ठीक है ना।
तो ग्रोथ इज अ फीचर्स हैविंग नॉट एनी एक्सेप्शन कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। अगर देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ऐसा फीचर्स है जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन बोला जाए ना तो अपवाद, जैसे मान के चलिए आपने कोई बात बोली और उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, है ना, तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो वो क्या हो गया, आपका एक डिफाइनिंग थॉट हो गया, यानी उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं ले रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्शंस जो है इस पे अगर है किसी भी कैरेक्टर में अगर ऑब्जेक्शंस है तो उसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते बेटा, उसे हम फंडामेंटल फीचर बोलते हैं। बिल्कुल बेटा, ये नीट में आपके लिए काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप अपने साथ नोटबुक पेन जो भी है रखें, एनसीईआरटी का बुक रखें और उसे समझें। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीचर्स, एक तो होता है डिफाइनिंग फीचर और दूसरा होता है फंडामेंटल फीचर। ठीक है, फंडामेंटल फीचर को कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बोल दिया जाता है। तो डिफाइनिंग फीचर जो होता है बेटा, ये इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन जो है वो नहीं होता है। तो जिसमें आपका एक्सेप्शन नहीं है उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर गलती से भी उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन आ जाता है बेटा, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो दे आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, दे आर अ फंडामेंटल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ बेटा। दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब आप समझोगे ये कैसी बात हो गई, ग्रोथ तो ग्रोथ होता है ना भाई, ऐसे कैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो आपको सिंपल बताता हूँ, है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उस पर्सन का हाइट जो है वो नेचुरली बढ़ रहा है, इनसाइड से हो रहा है ना, सेल डिवीजन जो है इनसाइड में हो रहा है सेल में, उसके कारण उसका हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहीं पे एक पर्सन कोई होगा, मान के चलो एक गर्ल्स है, उसने क्या कर ली, अपना हाइट बढ़ाने के लिए जो है वो हाई हील पहन ली। ठीक है, हील जो है उसने क्या कर दी, बड़ी कर दी खुद का हाइट बढ़ाने के लिए। तो ये जो बेटा यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है ना, ये जो आपको ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये इतना जो है ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। ये जो नीचे की तरफ से है आपको यहाँ दिख रहा है इतना एरिया, ये क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, बाहर से कुछ ऐड हो गया, इसके कारण से उसका हाइट ऊपर गया ना, दैट इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ दैट मीन्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ें बताया बेटा, यहाँ पे फीचर्स बताया, डिफाइनिंग फीचर नो एक्सेप्शन, फंडामेंटल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट मीन्स एनी एक्सेप्शन, उसमें कोई ऑब्जेक्शन है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ बताया आपको दो टाइप के, इंट्रिंसिक ग्रोथ बताया आपको और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बताया, दो टाइप के ग्रोथ हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, जैसे हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। ठंडी का सीजन आया, पहाड़ों पे बर्फ़ जमने लगा बेटा, ठीक है ना, पहाड़ों पे बर्फ़ जमने लगा, बर्फ़ जमने के कारण क्या हो जाएगा, माउंटेन का साइज बढ़ते जाएगा, दैट इज़ द ग्लेशिएशन, है ना। मॉन्ड रेती है, आप रेगिस्तान में चले जाओ, हेवी विंड चल रहा है, ठीक है ना, तो विंड चलने के कारण क्या हो जाएगा, सैंड एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जमा हो जाएगा, बड़ा सा माउंट तैयार कर देगा। तो उसका भी तो ग्रोथ हुआ, उसका भी तो साइज बढ़ा, लेकिन कैसे, बाहर साइड से। दैट मीन्स दे आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो इसीलिए बेटा ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, ये चीज़ आपको मैं आगे समझाता हूँ एक एक चीज़। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन यानी क्या, जमा होना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ माउंटेन, सैंड, मॉन्ड एट्सेट्रा इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये आ गया बेटा एग्जाम्पल आपको, ठीक है। तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर, ये याद रखना है बेटा, ये नीट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इनसाइड ग्रोथ जो है सिर्फ लिविंग बीइंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इज अ डिफाइनिंग फीचर एंड ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि उसमें आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आ जाता है। ठीक है, जब बात आएंगी आपको पूछा जाएगा स्पेसिफिक इंट्रिंसिक ग्रोथ या ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट, तब आपको बताना है यस इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। तो क्या
एक्सटर्नल ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है। फिर बेटा आता है कि ग्रोथ के भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, टाइप्स हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कि दे आर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। बेटा देखो, हमारा बॉडी साइज जो है एक टाइम तक, एक एज तक बढ़ता है ना, और कोई 5 फीट 6 फीट 7 फीट ये लिमिटेशन है ना, इतना ही बढ़ेगा। लेकिन आपके आजू बाजू में जो प्लांट्स है उसका हाइट कोई लिमिटेड थोड़े है, उसके ब्रांचेस थोड़े ना लिमिटेड है कि हाँ भैया इतने ही हाइट तक ये प्लांट्स बढ़ेगा, उससे ज़्यादा भी बढ़ेगा, इतने ही ब्रांचेस आएंगे, नहीं, उससे ज़्यादा भी ब्रांचेस आएंगे। तो याद रखना है बेटा कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होते हैं वो डिटर्मिनेट होते हैं, और प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। ग्रोथ का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है बेटा, है ना। ग्रोथ का जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले ही दे दिया है। मास है, साइज है, नंबर है, वॉल्यूम है, डायमीटर है, अगर ये सब बढ़ रहा है दैट इज़ द ग्रोथ। ठीक है। अब बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज साइनोनाइमस। इसका मीनिंग क्या है बेटा? तो इसका मीनिंग समझो सीधा सीधा। देखो बेटा, ये एक क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या कर रहा बेटा? ये डिवाइड कर रहा। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा, और एक बैक्टीरिया से क्या बना है? 2 बैक्टीरिया। ठीक है। ये क्या है बेटा? यूनिसेलुलर है, इसमें एक सेल है सिर्फ। ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सेल से बना है। तो एक से जब 2 सेल बना बेटा तो सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन हुआ ना। लेकिन सेल डिवीजन के कारण यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिजम्स बन गया और ये दूसरा ऑर्गेनिजम्स बन गया। तो मतलब जब इसने सेल डिवाइड किया तो रिप्रोडक्शन भी हुआ और सेल डिवीजन हुआ। तो बेटा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? साइनोनाइमस बोलते हैं। जो चीज़ सिमिलर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? साइनोनाइमस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब वो एक सेल से 2 सेल बनाएगा तो चाहे आप उसे डिवीजन बोलो या चाहे आप उसे रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों बात क्या होता है बेटा? एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। तो इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर में क्या होते हैं? साइनोनाइमस होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। अब ये इंक्लूसिव इवेंट क्या होता है बेटा? तो इंक्लूसिव इवेंट यानी ऐसा जिसका आउटकम क्या हो? सेम हो। जिसका आउटकम क्या हो? सेम हो, यानी जिसका रिजल्ट सेम हो। समझ में आ गया? मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ से निकला और ये ऐसे ही जा रहा है, और ये यहाँ से निकला और ये ऐसे जा रहा, तो दोनों का आउटकम तो एक ही है ना। दोनों का आउटकम क्या है? एक ही है। ठीक है, और सिंपल वे में समझे इसको। तो अगर यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है ना, ये क्या है? एक सेल है, और ये सेल जब डिवाइड हो रहा है तो 2 सेल बना रहा है ना, 2 सेल बना रहा है। ठीक है, तो डिवीज़न हुआ ना यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे डिवीज़न हुआ है। तो डिवीज़न होने के कारण जो यहाँ पे सेल बना तो वो 2 सेल बना, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो दोनों का आउटकम सेम है। डिवीजन हुआ तो भी 2 ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, या आप इसको रिप्रोडक्शन बोलो तो भी 2 ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। दैट मीन्स आउटकम क्या है? इसका सेम है। तो अगर आउटकम सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। बेटा एक एक चीज़ का मीनिंग बताते जा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करते जाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली यानी बोथ। तो डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों का आउटकम सेम है। एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, लेकिन किस में? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे बता रहा है बेटा आपको कि अगर हम बात करें किसका? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो जब तक डिवीजन नहीं होगा तब तक क्या होगा? ग्रोथ वगैरह होगा क्या? नहीं। ठीक है, और जब तक डिवीजन नहीं होगा, माइटोटिक हो या मियोटिक हो, तब तक गैमिट्स नहीं बनेंगे। गैमिट्स नहीं बनेंगे तो क्या आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होगा? नहीं। तो नो डाउट कि सेल डिवीजन भी होना जरूरी है, तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन दोनों का आउटकम क्या रहेगा? यहाँ पे डिफरेंट रहेगा बेटा। दोनों का आउटकम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो म्यूचुअली तो है ये म्यूचुअली तो है, लेकिन इसका आउटकम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये सेल डिवाइड कर रहा है तो इसका मेन काम है कि ये गैमिट्स बनाए, है ना, नंबर ऑफ सेल डिवाइड करे, बराबर।
और इन दोनों का आगे चल के, यानी ये मेल का रहेगा ये फीमेल का रहेगा, तो इन दोनों का फ्यूजन होके क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, जायगोट, यानी कि 2n बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया ना, आउटकम क्या हो गया इनका, डिफरेंट हो गया। एक का काम है न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाना, और वो एक सेल से नहीं बना है, बहुत सारे सेल से बना है। और डिवीजन का, सेल डिवीजन का सिंपल काम है कि वो एक सेल से 2 सेल बनाएगा। तो इसीलिए इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जिसका आउटकम सेम नहीं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसका आउटकम सिमिलर सेम उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो मल्टी ऑर्गेनिजम्स सो ग्रोन बाय, मल्टी ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो होते हैं, तो सेल डिवीजन से, और उसके बाद उसका सेल इनलार्जमेंट होता है। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन occurs continuously throughout their lifespan, but in case of living organisms में animals द ग्रोथ इज अप टू सम लिमिट्स, है ना। उसके बाद सिर्फ आपके जो डैमेज सेल्स रहते हैं उसको रिप्लेस करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे हम, एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर करके दे रहे बेटा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा, कुछ क्वेश्चन रहा तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनिमल जो है आपके कुछ सर्टेन एज, कुछ लिमिट तक, टाइम स्पैन तक क्या होता है उसमें ग्रोथ होता है। हम लोगों में जो है, हम ह्यूमन बीइंग में जो है 18 एंड 21, लास्ट 21 के बाद ग्रोथ होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, तो हाउएवर इसी कारण से इन ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, डिटरमाइंड ग्रोथ होते हैं, है ना, फाइंड ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ वी कैन डिटरमाइन एंड फाइंड द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ आप कैसे डिटरमाइन करोगे, बराबर है ना। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो डिटरमाइन करने के लिए बेटा सिंपल कंसेप्ट है कि ये एक, मैंने कोई पेट्री प्लेट लिया, उसमें मैं देखूंगा कोई मीडिया डाल के हूँ, उसमें मैंने बैक्टीरिया को इनैकुलेट कर दिया, वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसको मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से कुछ देर के बाद स्टडी करूँगा कि इतने कंटेंट में जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितना है और एब्जॉर्बेंस है वो कितना है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे पता चलता है कि उस सॉल्यूशन में जो ग्रोथ है उस बैक्टीरिया का वो कितने स्पीड से हो रहा है। ये एक मेथड हो गया बेटा। दूसरा मेथड है कि मैं माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड डालूंगा, स्लाइड के ऊपर में जो भी कंटेंट है वो डालूंगा ड्रॉप से, और उसके ऊपर मैं कवर स्लिप डालूंगा एंड अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करूंगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको बताना है अगर आपको नीट में पूछा जाता है तो। ठीक है ना, तो ये बेटा याद रखना है आपको, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट, हेयर वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ यूनिसेल। कहाँ पे आप यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इन विट्रो कल्चर में बेटा। इन विट्रो कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, तो इन यानी इनसाइड, विट्रो यानी लैब, यानी ग्लास वेयर्स जहाँ है ना, दैट मीन्स विट्रो। ठीक है, तो आप लैब में क्या कर सकते हो, इसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देखिए मैं बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर भी दिया हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। Why growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface is not considered। क्या पूछा जा रहा है कि कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर में क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमावड़ा हो रहा है, जिसके कारण से इसका हाइट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में इसको ग्रोथ कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसको ग्रोथ कंसीडर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ग्रोथ हम कब मानेंगे, जब वो इनसाइड से होगा तब, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और इसीलिए अगर एक्सटर्नल साइड से एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल का तो उसे हम ग्रोथ कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो क्या डेड ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, नहीं बेटा बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। डेड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी ग्रो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा ग्रोथ का कंसेप्ट तो हो गया। यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा हमारा रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट। रिप्रोडक्शन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे आर कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। इसको 2 ग्रुप्स में रखा गया है बेटा। तो पहला जो है वो है असेक्सुअल, ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और दूसरा जो है बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ब्रॉडली 2 क्राइटेरिया में जो है क्या कर दिया गया है बेटा, रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कर दिया गया है।
अगर मैं बोलूँ बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो याद रखना बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बोलूँ तो आप सोचेंगे दो पेरेंट, नहीं 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 बेटा, हर टाइम दो पेरेंट्स नहीं रहेंगे, आइदर यहाँ पे एक पेरेंट्स रहेंगे या दो। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, ठीक है, तो मेनली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ह्यूमन बींग में तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। आप तो यही सोचोगे एनिमल्स है उनमें तो दो पेरेंट्स है, लेकिन बेटा सोचो उस फ्लावर के बारे में, जिस फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, जिस फ्लावर में आपने क्या देखा था, एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में आपने देखा था कि उसमें स्टिग्मा भी प्रेजेंट था और उसी में एंथर भी प्रेजेंट था। तो ये तो एक ही प्लांट था ना बेटा। तो जब एक ही प्लांट है, तो एक ही प्लांट अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या हम इसे क्या हम इसे बाय पेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बेटा। तो इस केस में फिर हमें क्या बोलना चाहिए? तो सिंपल सी बात है बेटा कि इस केस में आप बोल दो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, लेकिन बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली बाय पेरेंटल होता है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ बेटा कि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये क्या होते हैं? ये जेनेटिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी पेरेंट्स और उससे जो पैदा होंगे ऑफस्प्रिंग, वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को देखें तो दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है बेटा। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट आया है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत इसे क्या कर रहे हैं, आपके सामने डील कर रहे हैं, ताकि आपको रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया रिप्रोडक्शन का। देन रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? तो देखो यहाँ पे दो टर्म है बेटा, री है ना, यहाँ पे देखो ये दो टर्म है। तो री मीन्स क्या हो गया? अगेन। री का मतलब क्या हो गया बेटा? अगेन हो गया, ठीक है। एंड ये जो वर्ड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बनाना, है ना, तो मेकिंग, ठीक है बेटा। तो अगेन मेकिंग, दैट मीन्स अगेन क्या होगा भाई? ये एक प्लांट है बेटा, ये अगेन क्या बनाएगा अपने जैसा? अरे प्लांट ही बनाएगा ना, इंसान तो बना सकता। ये कोई इंसान है, अब ये इंसान क्या आगे चल के क्या बनाएगा? गाय भैंस बनाएगा क्या? ये गाय भैंस बनाएगा क्या? नहीं ना। ये बात, ये देखो डायग्राम बेटा, आप भी ऐसे डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल एकदम रैपिडली बना सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इंसान क्या बनाएगा? इंसान ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है बेटा। ये इसमें स्पेसीज जो है अपने ही टाइप के स्पेसीज को क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली, प्रोजेनी आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये बात हमने अभी अभी आपको डिस्कस करके बताया, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, तो प्रोजेनी आर अनआइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया? हम तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, हमारे पास भी दो हाथ है, हमारे पास भी दो पैर। बेटा हाथ पैर तो सब कॉमन है, क्योंकि आप एक स्पेसीज से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन क्या आपका कलर, क्या आपका बॉडी हाइट, क्या आपका बॉडी टेक्सचर, क्या आपका आई कलर, क्या आपका फिंगरप्रिंट, ये कुछ भी आपसे मैच हो रहा है कि आपके पेरेंट्स से? नहीं होगा मैच। आप में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आया है वो ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया है, ठीक है। तो बेटा अब रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पूछ देता है अगर आपको किसी ने, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज सो इसेंशियल, तो बच्चे के मन में खुशी आ जाती है, कोई हंसने लगता है, कोई शर्मा जाता है। बेटा ऐसा कुछ आंसर ही नहीं है जो आपके दिमाग में चलता है ना। अगर बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मुझे बताओ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो क्या आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बना हुआ रहेगा? नहीं बना रहेगा। सोचो बेटा, अगर आज रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया प्रोसेस हम ह्यूमन बीइंग का, तो आने वाले 100 साल में, क्योंकि कोई भी आज पैदा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिएगा, तो आने वाले 100 साल के बाद क्या ह्यूमन बीइंग जो है हमारे प्लैनेट अर्थ पे रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा नो। इसका आंसर क्या रहेगा? नो। तो रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज सो इसेंशियल? बिकॉज
ये क्या करेगा? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिटी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को ये क्या करेगा? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अरे ये कौन सी बात होगी? अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे, रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही डिफाइन करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा क्या आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग में भी कुछ ह्यूमन होते हैं जो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। तो क्या हम उस स्टेराइल ह्यूमन बीइंग को बोल दें कि यस यू आर नॉट लिविंग? नो, यू आर अ लिविंग। तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया ना बेटा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एंड दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। चलिए मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। आपने म्यूल के बारे में सुना होगा, खच्चर के बारे में सुना होगा, है ना। हॉर्स एंड जो हमारे एस डंकी है उनके क्रॉसिंग से बनता है बेटा ये म्यूल। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं दोनों के, लेकिन दे आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो क्या ये नॉन लिविंग है? नो, इट्स अ लिविंग। ठीक है, आपने जॉन्की के बारे में शायद सुना होगा। तो जेब्रा प्लस डोंकी दैट्स मेक जॉन्की, मतलब जेब्रा और डोंकी के बीच में कॉपुलेशन हुआ और उनसे जो न्यू प्रोजेनी बना वो क्या बना? जॉन्की। तो ये सब क्या है बेटा? स्टेराइल है। ठीक है, ही नहीं आप सुनोगे, यही हॉर्स और इसका ही है, डोंकी का ही है। या फिर आपने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, हनी बी है। हनी बी में जो वर्कर्स होती हैं, फीमेल वर्कर्स होती हैं, वो क्या होती है? स्टेराइल होती है। तो क्या बेटा वो नॉन लिविंग है? नो, सी इज लिविंग ना। तो बेटा सिर्फ एक क्राइटेरिया अगर हम लेंगे और वहाँ कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए बहुत से ह्यूमन बीइंग है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको पहले बताया हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो पूछा जाता है बेटा कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो है, असेक्सुअली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन। व्हाई? क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि बेटा जब आपने रोज़ के प्लांट का डाली ब्रांचेस तोड़ के लगाया होगा, तो जैसे ब्रांच आपने तोड़ा था उसमें जैसे फ्लावर आते थे वैसे ही उसके नए ऑफस्प्रिंग में भी आएंगे। दैट मीन्स कि बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, सिमिलर, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्लोन। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहे, आपको ये चीज़ ध्यान में रखिए, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो हमारे इस चैनल पे रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उस चैप्टर को आप देख लें, हमारा प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फ्यूजन है, फ्रैगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आल्सो रीजनरेशन है, जिम्यूल फॉर्मेशन है, कोनिडिया फॉर्मेशन है। ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, एक माइनर सा डिफरेंस बता देता हूँ बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे गैमिट्स इन्वॉल्व होंगे एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर देखो यहीं पे आपको बताया मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। और यहाँ पे आपको क्या लिख दिया? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कान घुमाने वाली बात होगी बेटा। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेटा ये कंसेप्ट समझो कि कितने स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बेटा। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा? तो प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा गैमिट्स बनते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? गैमिट्स बनते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग है तो स्पर्म बनेगा और एग बनेगा। सेकेंड फर्टिलाइजेशन है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन में जो है गैमिट्स क्या हो जाते हैं? गैमिट्स जो है आपका, गैमिट्स जो है वो फ्यूज हो जाता है, क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोट आगे चल के पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनाता है बेटा? तो आगे चल के ये क्या बनाता है? ये इम्ब्रायो बना लेता है बेटा। तो ऐसे 3 इवेंट है ना, गैमिटोजेनेसिस गैमिट्स फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन, एंड इम्ब्रायोजेनेसिस दैट इज द इम्ब्रायो फॉर्मेशन। तो ये 3 इवेंट होते हैं बेटा आपके फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इम्ब्रायोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा, और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिटोजेनेसिस होता है, गैमिट्स बनता है बेटा।
फंगाई कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो फंगाई जो है खुद के जो स्पोर्स हैं उसको स्प्रेड करके, ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा है, ईस्ट है, हाइड्रा है, वे बर्डिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। प्लानेरिया प्लैटीहेलमिन्थस से बिलोंग करता है बेटा, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। कैसे, तो समझ लो कि ये क्या है बेटा, ये है प्लानेरिया, ठीक है। इफ इन केस मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे हाफ बॉडी तैयार हो जाएंगे, है ना, ऐसे हाफ बॉडी जो है तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो है ना न्यू बॉडी जो है ना ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जो है क्या हो जाएंगे, न्यू बॉडी फॉर्म हो जाएंगे। किसमें, जिसके पास टेल नहीं रहेगा, और जिसके पास टेल था तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हेड तैयार हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन एबिलिटी होता है, यानी कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर लॉस हो जाए तो फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फंगा है या कुछ फिलामेंटस अलगी है या प्रोटोनीमा है मॉसेस में, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, तो बाय मल्टीप्लाइंग, यानी बॉडी के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर्गी है, अमीबा है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो साइनोनेमस विद ग्रोथ। हमने आपको पहले बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के लिए भी उसका डिवीजन ही होने वाला है और सेल के ग्रोथ के लिए भी उसका डिवीजन ही होने वाला है, और इसीलिए आप उसे रिप्रोडक्शन बोलो या ग्रोथ एक ही बात है, और इसीलिए बोला है कि रिप्रोडक्शन क्या है, साइनोनेमस है विद ग्रोथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। The features present and performed by both living and non-living organisms are called inclusive character। क्या बोला है, ऐसा फीचर्स जो दोनों में मिलेंगे, आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मिलेंगे एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मिलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव कैरेक्टर। बताए ना, जिसका आउटकम सेम हो, तो आउटकम तो सेम है ना, लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ही आपको दिखता है उसका आउटकम। तो इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ आपको पहले ही बताया, कुछ जमा होते जाएगा किसी चीज़ पे, उसका साइज बढ़ रहा है तो सेम ही है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे, साइज बढ़ रहा तो वो भी सेम ही है उसके, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव कैरेक्टर बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बोलोगे सर, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बेटा, कोई एक सिंपल समझ लो, कोई एक लार्ज रॉक है, वो टूट गया, टूटने के कारण क्या हो गए, दो रॉक्स बन गए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक से दो बन गया, तो क्या हो गया, इसने खुद के जैसा ही दो फॉर्म किया ना, तो इसे आप क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन, है ना, उसने भी कुछ तो फॉर्म किया है ना दो, लेकिन क्योंकि नॉन लिविंग है तो उसे हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, उसने फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस हो किया ना बेटा। जैसे आप किसी ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हो कि ये उसका बॉडी है, ये दो टूट गया, दो बॉडी तैयार हो गए, दैट मीन्स कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो वैसे तो यहाँ भी हो रहा है ना, ये बड़ा सा एक पत्थर था, टूट गया, दो पत्थर बना लिया, तो क्या हम इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना, तो प्रोड्यूस तो किया उसने, अपने जैसा ही प्रोड्यूस किया है, तो फिर क्या हम इसको भी रिप्रोडक्शन मान लें, तो बेटा इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन को क्या रखा है, इंक्लूसिव कैरेक्टर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे इसमें बहुत से ऐसे एनिमल्स है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो स्टेराइल हैं, बट उनमें रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी जो कैरेक्टर है वो लिविंग है ना, तो किसी एक कैरेक्टर के बेस पे हम थोड़ी ना किसी को जज करेंगे, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है आपके, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये आपको याद रखना है। वाई रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स बताया आपको, है ना, स्ट्राइल वर्कर बीज है और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, तो क्या हम उसे नॉन लिविंग बोल दें, नहीं 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 बेटा, वो लिविंग है, उनमें वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड है बेटा मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है आपके बॉडी में, जिसमें कोई सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है, उसे ही हम बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म। तो इन योर बॉडी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस they consist of synthesis of new things and synthesis of breakdown of new complex into simple material is called मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है आपके इसमें, उसको ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। बेटा ध्यान दो, मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना।
द फीचर्स आर प्रेजेंट एंड परफॉर्म्ड बाय लिविंग एंड नॉट बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। जो कैरेक्टर का आउटकम डिफरेंट रहेगा, दैट मीन्स कि वो नॉन लिविंग में नहीं हो सकता ना, लिविंग में सिर्फ होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा बेटा ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पे पढ़ा आपने रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टर ऐसे पढ़े बेटा जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये जो दो कैरेक्टर पढ़े आपने, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये सब कैसे कैरेक्टर हैं, ये सब इंक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब कैसे कैरेक्टर है बेटा, ये सब इंक्लूसिव कैरेक्टर है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, जिसमें पहला कैरेक्टर आपका कौन सा है बेटा, मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट कैरेक्टर इज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना है। देन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में एग्जांपल है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले बताया ना, जिसके पास सेल है वही लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स अलर्टनेस, है ना, सिग्नल या स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। एकदम से आवाज़ आ गया आपके कहीं पे, आप एकदम से झटके में देखते हो क्या हुआ, यू आर रिस्पॉन्डिंग द साउंड, है ना। यानी प्लांट ही है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है या फिर सनरेज की तरफ मूव कर रहा है, दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद सनलाइट, है ना। चलिए एक एक चीज़ बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। बेटा हमारा बॉडी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस अलॉन्ग विद दैट मेजर एलिमेंट्स, उसके साथ साथ कुछ माइनर एलिमेंट्स है जिससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, केमिकल से बने हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगाई हो, माइक्रोब्स हो, ठीक है। तो ये सभी मेटाबॉलिज्म क्या करेंगे, शो करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, व्हाई, बिकॉज हियर नो एक्सेप्शन, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्शन जो है वो नहीं है। और एक्सेप्शन नहीं है बेटा तो सिंपल सी बात है, वो डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में दो टाइप के प्रोसेस होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म, 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 कैटाबॉलिज्म यानी कि काटना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म यानी क्या, काटना, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दिए, काट दिए, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। किसी भी केमिकल्स है, लार्ज कॉम्प्लेक्स केमिकल था, उसको आपने काट दिए तो कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म को भाई तू इधर से आ, तू इधर से आ, तू आना, आना, एनाबॉलिज्म यानी क्या, आना, इधर आना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जमा हो गए ना, सब मिला के एक ग्रुप बन गया ना एक बड़ा सा, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करना, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक का मतलब होगा सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस, असेंबली बोल सकते हो आप इसे। एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू थिंग, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, दैट इज द एनाबॉलिज्म। अब आप सोचोगे सर इसमें एक रिएक्शन दे दो, दे दो, दे दो, अरे बिल्कुल देंगे बेटा, क्यों नहीं देंगे। तो क्या आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस सुना है, जिसमें ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज जो है C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है। ये जब ब्रेक होता है बेटा तो इससे अब ATP निकलता है, 38 से लेके 40 ATP निकलता है, उसके साथ जो है 6CO2 रिलीज हो जाता है, 6H2O रिलीज हो जाता है ना, ठीक है। जब ऑक्सीजन मीन्स ब्रेक डाउन होता है इसका, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तब, ठीक है। तो 6CO2 निकल गया और 6H2O निकल गया, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस मिल जाएगा आपको बेटा, ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे बैलेंस करके मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गया, O2, O2 कितने O2 रहेंगे, तो जितने कार्बन जितने इसमें दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये कितने 6 है ना, ये 6 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं 12 हैं, तो 12 O2, ठीक है। तो इतने O2 लग जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो ये ग्लूकोज क्या था, कॉम्प्लेक्स था, इसको सिंपल में क्या कर दिया, तोड़ दिया गया, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। फिर बेटा ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल, एनाबॉलिज्म एग्जाम्पल बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस
H2O, है ना, दैट मेक्स C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6CO2, यहाँ पे 12H2O, ठीक है बेटा। तो बेटा पर्टिकुलरली कैसा हो गया कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ का, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है बेटा, सिंथेसिस। तो आइसोलेट, अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। मान के चलो कि मैंने किसी प्लांट सेल से क्या ले लिया, क्लोरोप्लास्ट ले लिया और उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सब है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ें क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होने लगा बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने लगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, सब कुछ है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होंगे ऐसे और वो बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। तो बेटा ये तो लिविंग में होता है, ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो क्या हम इस टेस्ट ट्यूब को अब लिविंग बोले? नो। क्या हम इसको लिविंग बोले? नो। क्यों नहीं बोले? तो भैया इट्स अ लिविंग रिएक्शन एंड नॉट अ लिविंग, ठीक है। ये क्या है, एक लिविंग रिएक्शन है, लिविंग नहीं है। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, आपने पहले ही बोला है कि कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस दे ऑकर्स ओनली इन लिविंग थिंग। तो अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो वो तो लिविंग होना चाहिए। तो बेटा वहाँ से पहले मैंने एक चीज़ और बोला था कि किसी भी चीज़ को हम लिविंग तब कंसीडर करेंगे जब उसके पास सेल हो, ठीक है बेटा। तो क्या टेस्ट ट्यूब के पास सेल है? नहीं है ना, टेस्ट ट्यूब सेल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए ये जो हम टेस्ट ट्यूब में कोई भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाएंगे लैब में तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा, लेकिन लिविंग रिएक्शन कहलाएगा। बेटा क्लियर ना हो तो मैसेज जरूर करना चैट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट करना आपको नहीं समझे तो ये हो गया बेटा मेटाबॉलिज्म। अब आया बेटा कॉन्शियसनेस। अब आ जाए मेरे पीछे, मैं झटके से पीछे देखा, अरे कौन है, मैंने किसी चीज़ को गर्म इस पर हाथ रख दिया, तुरंत से हाथ को पीछे ले लिया, अरे ये क्या हो गया, क्यों गर्म लग रहा है भाई, है ना। तो ये होता है बेटा कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये एक मुद्दा है बेटा कि कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखो बेटा तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, सेंसर बेस है। आप जाते रहोगे ऑटोमेटिकली दरवाज़ा डोर जो है ओपन हो जाएगा, आप किसी रूम में एंटर करोगे अपने आप लाइट जलेगा, आप हाथ आगे बढ़ाओगे अपने आप सोप जो है, आपके शैम्पू जो है आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये भी तो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, ये भी तो आपके रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये एक मुद्दा है कि कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर रखा जाए या उसमें भी एक्सेप्शन है तो उसे फंडामेंटल कैरेक्टर दे दिया जाए, ठीक है बेटा। लेकिन फिलहाल अभी जो है कॉन्शियसनेस जो है बेटा इसको डिफाइनिंग फीचर में ही रखा गया है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी डिस्टर्बेंस, जो नेचुरल चल रहा है उससे कुछ अलग है। आप बैठे थे, आप क्या कुछ कर रहे थे क्या? नहीं, बाहर से कुछ आवाज़ है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में चेंजेस आया। आप बैठे थे, आपको मच्छर ने काट लिया, नॉर्मल था आपका स्किन, आप उसमें इरिटेशन हुआ तभी ना आप चेंज किए, सेंस किए हैं, तभी ना आप रिस्पॉन्स किया है। दैट मीन्स स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस और एनी चेंजेस। तो कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग फीचर है? तो इसका आंसर रहेगा यस, ठीक है। फिर बेटा देखो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया, तो क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए? नहीं बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, डिफाइनिंग फीचर। अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? आपके अंदर आत्मा है ना, आप सोचते हो ना बेटा कि ऐसा करना चाहिए, इससे बुरा हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है। मुझे बताओ क्या ये एनिमल्स ऐसे सोचता है? क्या ये ऐसे प्लांट सोचता है? नहीं सोचता। दे आर इंटरेक्टिंग, नो डाउट। आपके प्लांट्स, आपके एनिमल जो है हर चीज़ों से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, लेकिन उनमें ये सेल्फ अवेयरनेस थोड़े ना है कि मुझे किस तरह से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक प्लांट्स लगाया, ठीक है, और ये छत है यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये छत है, ये एक छत है एक पर्सन का और ये दूसरे सामने वाले जो है उसका है। अब ये प्लांट किसका है? इस पर्सन का है। तो अगर इसमें सेल्फ कॉन्शियस ना रहता था तो ये क्या इधर की तरफ ग्रो करता था? नहीं करता। नहीं भाई, मुझे इस इंसान ने लगाया है, इस इंसान को मैं अपना फल दूंगा, है ना। ये अलर्टनेस है क्या उनमें? नहीं है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल किसी रोड पे कोई एनिमल्स खड़ा है, कोई एनिमल्स क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से आप जा रहे थे, वहाँ से आप जा रहे थे, तो क्या ये अपने आप हटेगा? नहीं, या तो इसको डर लगेगा, आप मारने के लिए भागोगे तभी भागेगा, नहीं तो ये आपको मारने भागेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खड़े हो और कोई आ रहा है छोटा बच्चा, वो डर गया, तो आप क्या बोलते हो? आ जाओ बेटा, डरो मत, आ जाओ। तो आप में ये कॉन्शियसनेस है और सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि आप अपने आप समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए। समझ में आ गया? दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा कोई नहीं, ये याद रखना है बेटा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका फीचर है? ह्यूमन बीइंग का फीचर है, ठीक है। तो हम सेंस कैसे करते हैं किसी चीज़ को? तो भैया हमारे पास सेंस ऑर्गन है ना, नाक है सूंघने के लिए, वी आर सेंसिंग द स्मेल विद द हेल्प ऑफ योर नोज, है ना। वी आर डिटेक्टिंग समथिंग लाइट, है ना, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ योर आई। आप साउंड हियरिंग कैपेसिटी है आप में, किसके हेल्प से? कान के हेल्प से। यू आर हैविंग एबिलिटी टू टेस्ट समथिंग, जो भी आप खा रहे हो, किसके हेल्प से? टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके टंग पे। टच सेंस करते हो, एवरीथिंग यू आर सेंसिंग, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। तो अलग अलग सेंस ऑर्गन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे। तो प्लांट किस किस चीज़ को बेटा रिस्पॉन्स करता है? एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट, सनलाइट जिधर से आएगा प्लांट उधर ग्रो होगा, फोटोट्रॉपिक। वाटर जिधर मिलेगा रूट उधर ग्रो होगा, हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है ना। टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहेगा तभी वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, टेम्परेचर हाई हो गया तो प्लांट्स में विल्टिंग हो जाती है, लीफ मुरझा जाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पॉन्स करते हैं। और पॉल्यूटेंट है, कचरा है ना। तो इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं बेटा? प्लांट जो है आपका वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लाइट को रिस्पॉन्स करेगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शूट करता है। रूट जो है आपका हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट देता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है भाई? तो ये जब पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके सेड होगा तो वो जर्मिनेट होके यहाँ पे ओव्यूल की तरफ ग्रो होने लगता है, ठीक है ना। तो ये किसके रिस्पॉन्स में हुआ? केमिकल के रिस्पॉन्स में हुआ, अदरवाइज तो कहीं भी वो जर्मिनेट हो गया होता, ठीक है। रूट जो है दे आर ऑलवेज ग्रोइंग टूवर्ड्स द सॉइल, सॉइल के अंदर ही जाएगा, उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। टच, किसी चीज़ को टच कर दो तो वो मुरझा गया, जैसे टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पदिका बोलते हैं, तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म में आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे प्लांट भी आपका क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। देन आता है बेटा फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं बेटा, तो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है टाइम, यानी जो आपके 24 घंटे का साइकिल है उसमें हाउ मेनी आवर द लाइट इज़ प्रेजेंट। तो विंटर सीजन है तो अप्रॉक्सीमेटली 8, ठीक है। रेनी सीजन है उसमें भी आपको 8 आवर्स तक मिल जाएगा, 8 to 10 आवर्स तक। एंड समर सीजन है तो मोर देन 12, यानी कंसिडर कर लो कि 14 आवर्स तक। और ठीक है, बीच में हम एक इंटरमीडिएट ले लेते हैं, यानी कि डे 12 आवर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो लाइट है दे आर शॉर्टर लेंथ देन नाइट, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है शॉर्ट नाइट, सॉरी शॉर्ट डे, इसको बोला जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ पे देखो बेटा ये 14 दिन का है, 14 आवर यानी 24 आवर में से 14 आवर्स जो है वो किसका है? डे है, समर सीजन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अब ये देखो भाई, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होते रहता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डे न्यूट्रल, यानी उसको डे के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? डे न्यूट्रल बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइट, नॉट ओनली इंटेंसिटी बट ऑल्सो द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। तो समर सीजन में जिसमें फ्लावरिंग होती है वो प्लांट विंटर में नहीं देगा, जिसमें विंटर में होती है वो समर में नहीं देगा। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट होगा जो थ्रू आउट द ईयर जो है फ्लावरिंग देगा। तो जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग देता है उसे हम डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, जो विंटर में देता है उसे हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, जो समर में फ्लावरिंग देगा उसे हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। देन ऑल्सो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो सेल है अपने आप डिवाइड होता है, उनमें जो डीएनए कंटेंट है
उनमें क्रोमोजोम है, उनमें सेल ऑर्गेनल्स है, वो अपने आप क्या होते हैं, ये अपने आप डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, सभी के सभी फीचर्स हैं। देन एक क्वेश्चन आ गया कॉन्शियसनेस पे कि कोई पर्सन है, उसका ब्रेन डेड हो गया, वो कोमा में चला गया है, वो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बचा है ना। आपने सुना होगा ना, कोमा में जाने वाला इंसान सुन सकता है, देखते भी रहता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस अब नहीं रहा। कॉन्शियसनेस है कि नहीं है इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं रहा। क्या वो सच, जो भी पेशेंट है, क्या वो पेशेंट जो है, अब वो एक चीज़ और है, वो नॉर्मल लाइफ में भी आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं आएगा, ऐसा कंसीडर कर लो। ठीक है ना, तो क्या हम उसे नॉन लिविंग मान लें? तो बेटा पहले ही बताया कि किसी सिंगल कैरेक्टर के बेस पे हम जज नहीं करते हैं। तो इनमें भैया सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई बात नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन क्या वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है? तो आपने देखा होगा कोमा वाले पेशेंट के माउथ में एक पतला सा क्या होता है, पाइप होता है, जिसके द्वारा उसको जूस वगैरह दिया जाता है। ठीक है ना, तो ब्रेन इज फंक्शनिंग इज लो स्टेज, है ना, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है ये क्या हो गया है बेटा, लो हो गया है। लेकिन लेकिन अलर्टनेस नहीं है, लेकिन फूड का एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है ना, तो इसीलिए वो अभी भी क्या कहलाएगा, लिविंग ही कहलाएगा। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में बेटा, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बेटा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इंटरैक्टिंग एंड इवॉल्विंग सिस्टम। इवॉल्विंग सिस्टम यानी वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। वी शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्री। हम सभी ह्यूमन बींग जो है, सभी में क्या है, तो 46 क्रोमोजोम ही है। ठीक है, कितने, 46 क्रोमोजोम ही है बेटा सभी के पास, हम जितने भी ह्यूमन बींग हैं। लेकिन इनमें भी क्या है, क्रोमोजोम जो है हमारे, उस पे जो जीन्स है ना, उस पे जो जीन्स रहते हैं ना, उसमें क्या है, वेरिएशंस है, उसमें क्या है, वेरिएशंस है, और इसीलिए हम सभी एक दूसरे से अलग रहते हैं। कॉन्शियस इज नॉट कम्प्लीटली डिफाइंड बट मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। और मैंने पहले ही बताया ना आपको कि ये एक विवाद का मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा है, लेकिन फिर भी अभी कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर ही बोला जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेल बट अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग द सेल। ये आपको याद रखना बेटा लाइन, इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझा के दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है बेटा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे टिश्यू। ठीक है, और ये क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या है, इंडिविजुअल सेल है। ठीक है, ये सेल हो गया और ये क्या हो गया, टिश्यू। पॉइंट फिर से पढ़ो। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है इस पूरे सेल की, ठीक है, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेल बट अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन अमॉन्ग द सेल। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस सेल की प्रॉपर्टी अकेले की है क्या, नहीं, नहीं, मीन्स ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इन सब का मिला के जब फीचर्स देखेंगे तब आपका एक टिश्यू तैयार होगा और उससे वो एक फीचर्स तैयार होगा। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं बेटा तो कैसे समझ में आएगा, समझ लो कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे होता है कार्डियक टिश्यू, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बेटा। तो क्या ये सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अकेले? क्या अकेले सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो उसके कारण से जो है ब्लड पंपिंग हो रहा? नो। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेल के कोऑर्डिनेशन से बहुत सारे सेल इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तब जाके जो कार्डियक टिश्यू है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और तब जाके ब्लड क्या होगा, पंप होगा। तो याद रखना है बेटा कि एक सेल के इंटरेक्शन से ही टिश्यू जो है वर्क करेगा, लेकिन टिश्यू का जो काम है वो सेल के काम से बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ सेल इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, यानी ये एक सेल है, तो मान के चलो कि ये सेल जो है, ये सेल पर्टिकुलरली जो है आपका, ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है,
फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है तो ठीक है, ये मान लेते हैं कि इसका ये फंक्शन है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो सेल का है। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है भाई, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस? नहीं। यहाँ पे गोल्जी बॉडी होंगे, है ना, यहाँ पे गोल्जी बॉडी होंगे, इसका गोल्जी बॉडी का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस? नहीं है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे, तो क्या इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस? नहीं। ठीक है ना। तो सेल का जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे नीट क्लासेस में आपका स्वागत रहेगा, आपका वेलकम है। आपका कोई भी समस्या सॉल्व करने के लिए हम 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये फ़ायदा मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो नीट है वो उनका कंप्लीट हो सके। मिलेंगे हम फिर से नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हमारे बायोलॉजी लॉन्चर चैनल में बने रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।